मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने फिजिक्स की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मेरे कुछ प्यारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेकर आइए। तो देखो स्टूडेंट, मैं आपको फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पहले भी बता चुका हूं और आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। मेरा मतलब टॉप 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि जो ये मैं 10 टॉपिक लेकर आया हूं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर आप चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 13 तक के जो क्वेश्चन है या 14 तक के जो क्वेश्चन है उसको कराइए, यानी कि सेकेंड फिजिक्स के क्वेश्चन। तो आज मैं आपके लिए सेकेंड फिजिक्स के ही टॉपिक लेकर आया हूं। तो क्लास बहुत स्पेशल है। चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं स्टूडेंट कि आखिर हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्या क्या। देखो सबका नाम यहां पे आपको दिख रहा है। क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूं ना तो बहुत बड़े वाले हैं और ना ही बहुत छोटे वाले, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम जानेंगे भैया कि क्रांतिक कोण क्या होता है। ये हमारे किरण प्रकाश की चैप्टर का टॉपिक है। मतलब ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कुछ मैं इसी में अभी बताऊंगा। दूसरा, लेंस की क्षमता क्या होती है, ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखो। तो जब पढ़े रहोगे तभी तो लिखोगे ना, तो चुपके से क्लास को देख लो क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम नेत्र की समंजन क्षमता को पढ़ेंगे। हमारे नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो क्या होती है उसको भी हम जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। चैप्टर 10 का ये टॉपिक है, तरंग प्रकाशिकी का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे ब्रूस्टर का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रूस्टर का नियम। ये हमारे चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी का ही टॉपिक है। तो सारे टॉपिक को कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और नोट करते रहना जब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं करना है। इसके बाद में हम 6 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, या इसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव भी बोलते हैं। और ये हमारे चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति का। ठीक है, इसी में 2-3 क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे देहली आवृत्ति क्या होता है, कार्य फलन क्या होता है, देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है। इन सब को हम समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी दिए जाते हैं, तो जानना जरूरी है। एक और टॉपिक है हमारा यहाँ पे, शायद नाम नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं। टॉपिक नंबर 10 जो हमारा होगा वो होगा कि अर्धचालक क्या होता है मेरे भाई। अर्धचालक हमारे लास्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन होगा, अर्धचालक क्या होता है, किसी एक अर्धचालक का नाम भी हम जानेंगे। तो चलो एक एक करके सारे टॉपिक को हम पढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही आपको क्लासेस रेगुलर मिलते रहे। चलो सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं स्टूडेंट, एक एक टॉपिक का हम निपटारा करते हुए चलेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट, ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे ज्यादातर देखने को मिलता है, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये क्वेश्चन बता दिया जाए। और दूसरी चीज, जो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके हैं बड़े वाले, उनका भी मैं एक क्लास लेकर आऊंगा। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, मैं आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी क्लास लेकर आऊंगा। अब जब शुरुआत हो ही चुकी है भैया तो लड़ाई तो होगी ही। ठीक है, तो देखो क्रांतिक कोण क्या होता है, ध्यान से समझो, सिर्फ परिभाषा आपको लिखनी होती है 12th एग्जाम में। देखो, सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। मतलब सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण जो है उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो, वही क्रांतिक कोण कहलाता है।
2 लाइन में इसका डेफिनेशन मैंने बता दिया और यही 2 लाइन आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर लिखना होता है। मैंने पहले ही बताया, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ रहे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक, वो तो हम बताएंगे और समय बताएगा। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, इस लाइन को अपने दिमाग में रख लेना, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक, चलो इसको नोट करो फटाफट, इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मैं पहले ही कह रहा हूं कि अभी हम छोटे छोटे टॉपिक पढ़ रहे हैं, आगे हम आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है सबको बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, एंजॉय के साथ पढ़ने का। दूसरा देखो क्वेश्चन क्या है, इसी चैप्टर का है दूसरा टॉपिक, देखो नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? जो हमारा नेत्र होता है इसकी समंजन क्षमता क्या होती है? ये क्वेश्चन आप शायद हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे और आज आपके सामने इंटर में भी है, क्योंकि हाई स्कूल में भी आप अपनी आंखों के बारे में पढ़ते हैं, नेत्र के बारे में एक चैप्टर है, वैसे हमारे इंटर में भी है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, ध्यान से समझो। नेत्र की वो क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। मतलब नेत्र की वो क्षमता, हमारे नेत्र में एक क्षमता पाई जाती है, कैपेसिटी पाई जाती है, जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके हम नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, मतलब ये वही क्षमता है, ठीक है, जिसके कारण नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन करके हम नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सके, यही क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। मनुष्य के नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? हाई स्कूल में तो आपने पढ़ा होगा ना कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, जहां तक हम एकदम स्पष्ट देख सकते हैं वर्ड को। चलो कमेंट करना, बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसको भी नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आज हम 10 टॉपिक का निपटारा करेंगे। सोचो एक क्लास में अगर 10 टॉपिक आपका फिनिश हो जाता है भाई, तो क्या चाहिए और क्या चाहिए जिंदगी के लिए, है? चलो तीसरा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमें देखने को मिलता है। टॉपिक का नाम क्या है? लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा भैया, परिभाषा भी बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा। अब छोटे से क्वेश्चन में चाहे पूछा जाए तो फॉर्मूला आप ना लिखिएगा, आप नेत्र की क्षमता, लेंस की क्षमता की परिभाषा लिख देना और इसका मात्रक लिख देना। लेकिन हम तो आपको पूरी जानकारी देंगे, हो सकता है ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में आ जाए, तब क्या करोगे? चलो, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। मतलब जो लेंस की क्षमता होती है ना, उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अगर हम लोग सिंपल समझें तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं, सिंपल सा, ठीक है। लेकिन ध्यान दो कैसा इसमें लिखा है, ऐसा जाकर लिखना, ठीक है। देखो, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। हमें यह तो पता है कि भैया लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, लेकिन उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब कहेंगे कैसे सर? देखो इसे P से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे भाई, ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे इसको। देखो ध्यान देना, P इक्वल टू क्या होगा? P इक्वल टू आपका हो जाएगा, मैंने बताया 1/f, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, तो P इक्वल टू 1/f ही तो होगा, क्योंकि व्युत्क्रम की बात की जा रही है, तो f जो होगा वो 1/f होगा। और इसको मीटर में लिख दो, ये f जो है फोकस दूरी जो आप लेना वो मीटर में लेना, ठीक है, मीटर में आपको लेना है। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया प्यारा सा, ठीक है, हमारे क्षमता का P इक्वल टू 1/f मीटर में। अब अथवा एक तरह से आप और लिख सकते हैं, ध्यान देना, अथवा
दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होगा, अगर मान लीजिए बाई चांस आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया है, तब क्या करोगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसका भी मैं फॉर्मूला बता देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो यहां पे अगर आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो P इक्वल टू आपका फॉर्मूला जो होगा, देखो 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो आपको अगर F सेंटीमीटर में नीचे लेना है ना, तो ऊपर 100 लिख दो, यानी कि ये आपका हो जाएगा 100/F। अब जो F होगा ये सेंटीमीटर में होगा। तो अगर आपको क्षमता निकालने को दिया जा रहा है और आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है, तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं P इक्वल टू 100/F सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप नीचे फोकस दूरी को सेंटीमीटर में लिखते हैं तो ऊपर 100 से आपको गुणा करना है मेरे भाई, तो 100/F सेंटीमीटर में आ जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल सा तो है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। चलो इसका मात्रक देखते हैं, मात्रक भी जानना है ना हमें, तो मात्रक देखेंगे इनका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंस की क्षमता। ठीक, मात्रक देखो क्या होगा भैया, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। चलो मैं इसको रेड से ही लिखता हूं ताकि दिखे अच्छे से, ठीक है। इसका मात्रक होता है डायोप्टर, और डायोप्टर को हम लोग लिखते हैं D से, डायोप्टर को हम लोग D से लिखते हैं, तो इसका मात्रक डायोप्टर होगा। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, समझ में आ गया। लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इससे P से प्रदर्शित करते हैं, P इक्वल टू 1/F मीटर में, या इसी को आप लिख सकते हैं P इक्वल टू 100/F सेंटीमीटर में, और इसका मात्रक डायोप्टर होता है। चलो इसको नोट करो, फटाफट नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेते रहिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए। अब ये तरंग प्रकाशिकी चैप्टर का क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए कुछ करना नहीं है भैया, ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, डायरेक्टली पूछ रहता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब आप कहेंगे सर जी ये तरंग प्रकाश की चैप्टर है, इसमें हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का व्यतिकरण, ये सब आपको बताना चाहिए। देखो भैया ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े। तो इनको मैं आपको अलग से स्पेशल क्लास दूंगा, टेंशन मत लेना। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग कमेंट करना सर लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताइए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को बताइए, तो मैं उस क्लास को भी ले आऊंगा, क्योंकि आप बुलाए हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो अध्यारोपण का सिद्धांत डायरेक्टली आप लोग इसको पढ़िए, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ समझना है चीजों को। सुबह उठिए, खूब ध्यान से, शांत माहौल रहे, आराम से इसको याद कर लीजिए, काम खत्म, ठीक है। लेकिन समझो थोड़ा सा क्या कहा जा रहा है अध्यारोपण के सिद्धांत में। देखो, किसी माध्यम में 2 अथवा 2 से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। मतलब कोई भी मीडियम है, किसी भी माध्यम में 2 या 2 से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए वो चल सकती हैं। ये तो सबको पता है। मान लीजिए कोई माध्यम है, उसमें 2 या 2 से अधिक प्रगामी तरंगे ऐसे मान लीजिए दोनों जा रही हैं, ठीक है, बिना किसी की गति को प्रभावित किए वो चल सकती हैं। अब देखो, अतः माध्यम के प्रत्येक कण का, देखो माध्यम होगा भैया तो उसमें कण होंगे, जैसे हमारा ये वातावरण है ना, तो इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, आप लोग देख नहीं पाएंगे अच्छे से, ठीक है, लेकिन बहुत छोटे छोटे कण इसमें होते हैं, आपको दिखेगा एकदम साफ है, ठीक है, लेकिन बहुत छोटे होते हैं। तो क्या होता है, अतः माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन, जो माध्यम में जो कण है ना, उस कण का किसी क्षण जो परिणामी विस्थापन होगा वो दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब इन्होंने सीधा सीधा कहा कि किसी माध्यम में 2 या 2 से अधिक प्रगामी तरंगे एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। अब आपका माध्यम है तो उसमें छोटे छोटे कण होंगे, तो किसी क्षण, देखो क्या लिखा गया है, अतः माध्यम के प्रत्येक कण का, जो भी उस माध्यम में कण है उनका जो
विस्थापन होगा, किसी क्षण जो परिणामी विस्थापन होगा वो जो तरंगे आपकी चल रही है ना उनके अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसी सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब जो माध्यम के कण हैं उनका जब किसी क्षण जो विस्थापन होगा वो जो दोनों तरंगे चल रही है ना उनके परिणामी विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा भैया। इसी सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो बहुत ज्यादा डीप हमें नहीं जाना है क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत लिखो, तो हमने लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो इसी चैप्टर का एक और टॉपिक देखते हैं भैया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रूस्टर का नियम क्या है? ब्रूस्टर का नियम, ये टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी से पूछा जाता है कि ब्रूस्टर का नियम होता क्या है। तो इसमें कुछ है नहीं, ब्रूस्टर के नियम में कुछ नहीं है। देखो सिंपल सा है, किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक n तथा ध्रुवण कोण Ip में संबंध n = tan Ip होता है। इसी संबंध को ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना n = tan Ip, इसी को ही हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, जहां n है अपवर्तनांक, Ip है ध्रुवण कोण। समझ में आया? तो क्या कहा गया, किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक n तथा ध्रुवण कोण Ip में संबंध n = tan Ip होता है। इस संबंध को ही ब्रूस्टर का नियम बोलते हैं। यानी कि जो हमारा रिलेशन है n = tan Ip, इसी संबंध को ही हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा हमारा आंसर है। जितना पूछा जाए उतना ही लिखो, क्योंकि यहां पे आपको व्याख्या करने को नहीं बोला जा रहा है, आपको कहा जा रहा है ब्रूस्टर का नियम है क्या। तो चलो इसको भी मैं हटाता हूं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। 5 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, 5 टॉपिक अभी भी बाकी हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं। ये देखिए, अब देखिए हमारा जो 6 नंबर टॉपिक है ये हमारे चैप्टर नंबर 9, 10, 11 से है, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इस क्वेश्चन पर ध्यान देना। क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, या इसी को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। दोनों सेम ही है। ये होता क्या है इसको मैं समझाता हूं। देखो ध्यान से समझना, कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा इजी है मेरे हिसाब से। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मान लो स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है, बहुत सिंपल सा बात ये कह रहे हैं कि ये आपका कोई धातु है। मान लीजिए ये धातु है, कोई भी धातु ले लीजिए, आयरन ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। अब इस धातु पर क्या हुआ है, एक प्रकाश डाला गया। ऐसे मान लीजिए उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश यहाँ पे डाला जा रहा है। अब धातु है भैया, तो इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे ऐसे इसके अंदर, क्योंकि धातु है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं आवेशवाहक के रूप में। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब कोई उचित आवृत्ति का, ये जो प्रकाश है इसकी आवृत्ति उचित है, इस आवृत्ति का प्रकाश इस पर डाला गया है। तो होगा क्या, ये जो आपका धातु है ना इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये उत्सर्जित होकर बाहर आने लगेंगे, उत्सर्जित होने लगेंगे। ठीक है, बाहर आने लगेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन हम बोलेंगे और इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये धातु है। ठीक, तो हमने सिंपल भाषा में समझा है, ये प्रकाश है। क्या है, ये प्रकाश है। ठीक, तो क्या कहा गया, ध्यान से समझो। जब किसी धातु पर, ये आपका कोई धातु है मान लीजिए, इस पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, उपयुक्त फ्रीक्वेंसी का हम प्रकाश जब डालते हैं तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो होगा क्या, जब हमने प्रकाश डाला तो ये जो इसका पृष्ठ है ना इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं इनको नाम दे देंगे हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देंगे,
प्रकाश इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देंगे, तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे। मतलब जब किसी धातु पर उचित आवृत्ति का हम प्रकाश डालेंगे तो उस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। ठीक है, इस जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलेंगे। बहुत सिंपल सा है। अभी हम इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे जैसे देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, उसमें भी सेम फंडा होगा। क्या मतलब, ये जो प्रकाश आपने डाला इसकी जो आवृत्ति है, मतलब आपतित प्रकाश की वो आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वो देहली आवृत्ति होगी। मतलब ऐसे ही अभी हम डेफिनेशन समझेंगे। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन आपके समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलो इसको नोट कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ये नेक्स्ट टॉपिक देहली आवृत्ति है और इसी के बाद में आपका टॉपिक आएगा देहली तरंगदैर्घ्य। तो ये दोनों लगभग सेम टॉपिक हैं, बस ध्यान से समझना। देखो 7 नंबर टॉपिक है देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो देहली आवृत्ति क्या होता है, वही आवृत्ति जिस आवृत्ति का प्रकाश हमने धातु की सतह पर डाला था, उसी आवृत्ति को ही हम देहली आवृत्ति बोलेंगे। अभी समझो, देखो देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, यही इसकी महत्व है। मतलब मैंने बताया था कि भैया ये कोई धातु है, ठीक है, इस धातु में होंगे क्या, इस धातु में होंगे इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या किया है, उचित आवृत्ति का एक प्रकाश डाला था। अब उचित आवृत्ति का मतलब देहली आवृत्ति का एक प्रकाश हमने डाला है, क्योंकि अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है। इस आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, इसी आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहेंगे। समझ में आ रहा है। मतलब जो हमने प्रकाश धातु की सतह पर डाला था, इसकी जो आवृत्ति होती है ना, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करती है, इसी आवृत्ति को ही हम देहली आवृत्ति बोलते हैं। सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें। एक बार फिर से समझे हम लोग, देखो ध्यान से समझो और इसका नाम थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ये है धातु, ठीक है, और ये है भैया प्रकाश, इसको भी नाम दे देते हैं, ये प्रकाश है, आपतित प्रकाश। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है, ध्यान से समझो, देहली आवृत्ति क्या होता है। देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति है। जो ये प्रकाश आ रही है आपतित प्रकाश, इसकी वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उसी को देहली आवृत्ति बोलते हैं। अगर इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होता, मतलब देहली आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति है इस प्रकाश की, तो भैया इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। यही इसकी महत्व भी है। कभी कभी इसके महत्व को भी पूछ लिया जाता है। समझ में आया। और एक चीज और मैं यहीं पर समझा देता हूं, ध्यान से समझ लेना। देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, वो भी इसी से रिलेटेड है। जैसे यहां पे आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, वो देहली आवृत्ति होगी। अब देहली तरंगदैर्घ्य क्या होगा, उसी तरह देखो, अब देखो वही सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा। देखो यहां पे आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वो देहली आवृत्ति था। देहली तरंगदैर्घ्य भी उसी तरह होगा। देखो आपतित प्रकाश का वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वो देहली तरंगदैर्घ्य होगा। मतलब उसी तरह इसका भी डेफिनेशन होगा। तो देहली आवृत्ति समझ में आ गया, सिंपल सा है। अब देखो एक चीज और समझो, हम लिखते हैं यहां पे, इसे देहली आवृत्ति को हम लोग म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कुछ रहता है म्यू नॉट, ठीक है, इससे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देहली आवृत्ति को हम म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो म्यू नॉट इक्वल टू होगा क्या, ध्यान दो थोड़ा सा। म्यू नॉट इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट इक्वल टू सी अपान लैम्डा नॉट। ये फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट इक्वल टू सी अपान लैम्डा नॉट। ये आपका फॉर्मूला होता है।
अब आप कहेंगे सर जी यहां पे C क्या है, लिख लो, मैं बोल रहा हूं C है प्रकाश की चाल। मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं C इक्वल टू आपका है प्रकाश की चाल, ब्लैक से लिख देता हूं ताकि दिखे अच्छे से, ठीक है, प्रकाश की चाल, ठीक है, ये C आपका हो गया। उसके बाद में कुछ बच्चे कहेंगे सर जी लैम्डा नॉट क्या है, ये लैम्डा नॉट ये है देहली तरंग दैर्ध्य। देखो लैम्डा से हम तरंग दैर्ध्य को डिनोट करते हैं, लैम्डा नॉट है तो देहली तरंग दैर्ध्य ये होगा, ठीक है, देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आया देहली आवृत्ति क्या होता है, आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वो देहली आवृत्ति होता है। इसे म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। म्यू नॉट इक्वल टू होता है C अपान लैम्डा नॉट। C है प्रकाश की चाल और लैम्डा नॉट है देहली आवृत्ति, इसको सॉरी देहली तरंग दैर्ध्य। अब इसको मैं हटाता हूं, अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो नोट हो गया स्टूडेंट, अब इसको हम हटाएंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखो अब देहली तरंग दैर्ध्य की बारी आई है भैया, वही प्रोसेस होगा जो उसमें था। ध्यान से समझना, सेम चीजें हैं, जो उसमें था वही इसमें भी होगा। देखो बस थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं, तो देहली तरंग दैर्ध्य को तो मैं पहले ही समझा चुका। वही चीज देखो, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वो अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। या अपनी भाषा में कहें तो आपतित प्रकाश की वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, वो भैया देहली तरंग दैर्ध्य होता है। वही सेम प्रोसेस जो मैंने चित्र में समझाया था। वहां पे आपतित प्रकाश की आवृत्ति थी, यहां पे आपतित प्रकाश का वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वो देहली तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। अब देहली तरंग दैर्ध्य का भी फॉर्मूला उसी का उल्टा होगा। देखो इसे लैम्डा से, इसे किससे डिनोट करेंगे, देहली तरंग दैर्ध्य को हम डिनोट करते हैं, मैंने बताया है अभी इसके पहले, इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा नॉट, ठीक है, वही चीज जो मैंने बताया था, से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब देहली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होगा, खुद ही समझ लो, वही वाला फॉर्मूला लगभग रहेगा। लैम्डा नॉट इक्वल टू आपका यहां पे हो जाएगा C अपान म्यू नॉट, C अपान म्यू नॉट, ऐसे तो कुछ रहेगा, बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि वहां पे म्यू नॉट इक्वल टू C अपान लैम्डा नॉट था, यहां पे लैम्डा नॉट इक्वल टू C अपान म्यू नॉट है। अब यहां पे लैम्डा नॉट क्या है वो तो आपको पता ही है, म्यू नॉट क्या है, ये है देहली आवृत्ति, ये तो मैंने बताया ही था आपको, देहली आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भैया देहली तरंग दैर्ध्य। सिंपल सा है, सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव और देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, सबका लगभग डेफिनेशन थोड़ा चेंजेस है। तो देहली तरंग दैर्ध्य क्या है, आपतित प्रकाश की वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वो देहली तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। लैम्डा नॉट इक्वल टू C अपान म्यू नॉट, म्यू नॉट है देहली आवृत्ति, C तो आपको पता है प्रकाश की चाल है। चलो इसको भी नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो ये नोट कर लिया आपने, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अभी 9 नंबर पहले देखेंगे। देखो ये भी उसी के भैया हैं, समझ लो, इसमें भी कुछ नहीं है, बस आपको समझना क्या है। देखो ध्यान से समझना, जैसे मैंने एक लिया था, वहां पे एक धातु मैंने लिया था, इस धातु में क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हुआ था, एक प्रकाश आकर इस पर आपतित हुई थी। अब देखो ध्यान से समझो, आप ट्विस्ट क्या है, देखो प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है, मतलब कार्य फलन क्या होता है या प्रकाश विद्युत कार्य फलन क्या होता है। देखो वही प्रोसेस, वो न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। मतलब अगर हम अपनी भाषा में परिभाषा आपको बताएं तो आपतित प्रकाश की वो
न्यूनतम ऊर्जा, इस आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वो भैया प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाती है। सेम वही चीज, जैसे देखो 3 डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया होगा। यहां पे देखो, सबसे पहला देहली आवृत्ति का हम बताएंगे। आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्ति होती है। देहली तरंगदैर्घ्य क्या था? आपतित प्रकाश का वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य था। अब प्रकाश वैद्युत कार्य फलन क्या है? आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, वो उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाएगी। मतलब ये जो प्रकाश आकर आपतित हुई है ना, इसकी वो न्यूनतम ऊर्जा जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, ये जो आपकी कहलाएगी प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाएगी। सब सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। अब इसका फार्मूला हम लोग समझ लेते हैं। देखो इसे किससे डिनोट करते हैं, पहले हम लोग ये जानते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे W तो पता है ना, ऐसे लिखते हैं, सबको पता होगा। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे W से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। W इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा वो भी जान लेते हैं। W इक्वल टू आपका होगा H म्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला होगा भैया। किसका? ये कार्य फलन का फॉर्मूला होगा। W इक्वल टू H म्यू नॉट। अब आप लोग कहेंगे, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर जी यहां पे देखो, ध्यान से समझना, मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर जी W तो आपका कार्य फलन हो गया, ठीक है। H क्या है? H है प्लांक नियतांक। H का हम नाम लिख देते हैं, H है प्लांक नियतांक, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट है ये, ठीक है। म्यू नॉट तो आपको पता ही, ये देहली आवृत्ति है, ठीक है। क्या है? देहली आवृत्ति है। अब एक चीज और, इसी फॉर्मूले को हम दूसरी तरह से लिखें तो क्या होगा? देखो W, देखो चूंकि हमें पता ही है, चूंकि म्यू नॉट इक्वल टू होता है C अपान लैम्डा नॉट, ये तो आपको पता ही है, C अपान लैम्डा नॉट। मैंने अभी बताया था देहली आवृत्ति का फॉर्मूला, ठीक है। तो चूंकि म्यू नॉट इक्वल टू होता है C अपान लैम्डा नॉट, तो बताइए यहां पे हम म्यू नॉट के जगह पर C अपान लैम्डा नॉट लिखेंगे, इसलिए W इक्वल टू आपका हो जाएगा, ध्यान दो थोड़ा सा, W इक्वल टू हो जाएगा H म्यू नॉट के जगह पर C अपान लैम्डा नॉट लिखेंगे तो H C अपान लैम्डा नॉट हो जाएगा। और ये आपका दूसरा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा कार्य फलन का, सॉरी यहां पे कर देना, ठीक है। तो ये कार्य फलन का दूसरा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो समझ में आया कार्य फलन क्या होता है? आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वो भैया कहलाती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W इक्वल टू H म्यू नॉट, H है प्लांक नियतांक, म्यू नॉट है देहली आवृत्ति। अब चूंकि म्यू नॉट इक्वल टू C अपान लैम्डा नॉट होता है, तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं W इक्वल टू H C अपान लैम्डा नॉट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो भैया इनको क्लियर कर लेना। चलो इसको भी मैं हटाऊं, आप लोग नोट करिए फटाफट। चलो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। एक क्वेश्चन अपने लास्ट चैप्टर का देख लेते हैं, 10 नंबर टॉपिक। देखो इसको समझो, इसमें कुछ है नहीं। अर्धचालक क्या होता है? किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। तो देखो क्या होता है अर्धचालक, वे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। भैया ये बीच वाले होते हैं, इनकी जो चालकता है वो चालकों से कम होगी लेकिन अचालकों से अधिक होगी, इनको हम अर्धचालक बोलते हैं। मतलब ना तो ये चालक है ना अचालक है, ये बीच वाले हैं, तो अर्धचालक होंगे, ठीक है। उदाहरण जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ऐसे ऐसे आपके अर्धचालक होते हैं। तो ये आपका टॉपिक नंबर 10 था और हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक था। हम एकदम स्टार्टिंग में चलेंगे अपने हेडिंग पे। देखो ये हमने 10 के 10 सारे टॉपिक पढ़ ले, यहां से हमने शुरू किया और यहां तक हमने एक टॉपिक और था, 10 टॉपिक हमने आज पढ़ा। तो भैया ये थे क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 10 ऐसे टॉपिक जो हाई रेटेड वाले हैं, इनको मैंने आपको आज समझा दिया। प्यार बनाए रखना, वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही मैं आपको क्लासेस देता रहूंगा।
नो टेंशन, जब तक है आपका भाई शुभम। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।